हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों मैं जय कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सरल पाठशाला में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी 2024 में जो सवाल आए थे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में आएंगे और आप लोग को इससे जुड़े हुए और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कोलेशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी है। अब हम लोग जानते हैं प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे, 13वें प्रेसिडेंट थे और इनका टेन्योर 2012 से लेकर 17 तक था और इन्हें भारत रत्न 2019 में दिया गया था। तो द कोलेशन ईयर्स बुक कौन लिखे हैं? तो प्रणब मुखर्जी जी लिखे हैं। ये जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, इनका टेन्योर कब से कब है? 12-17 तक है और इनको भारत रत्न कब दिया गया? 2019 में। अगला, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता, इसको पहले समझते हैं, यूसीसी कहा जाता है और ये जो है एक देश में एक विधान की बात कहता है। और इसके सवाल आया था जेपीसी में कि समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन सा राज्य है जहां पे यूनिवर्सल सिविल कोड लगा था, समान नागरिक संहिता लगा था? तो कौन हो जाएगा? गोवा। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड में इसको लागू किया गया है। तो समझते हैं आर्टिकल 44। ये आर्टिकल 44 जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति नेतृत्व की भी जाता है। डीपीएसपी में आपका 36 से 51 के बीच जो है आर्टिकल, वो सभी जो है आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। तो समझते हैं यहाँ पे आर्टिकल 44 है, तो हम जान लेते हैं आर्टिकल 45 क्या है। तो आर्टिकल 45 0 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है। आर्टिकल 45 हो गया। आर्टिकल 46 क्या है? तो एसटी, एससी और निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 क्या है? तो आर्टिकल 47 जो है पोषाहार स्तर को बढ़ाने की बात करता है। और आर्टिकल 48 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 बोलता है आपका कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और उससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48 का ए, ये पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। 49 क्या है? आर्टिकल 49 ये राष्ट्र महत्व के जितने सारे स्मारक है उसको संरक्षण करने की बात करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच आपका पृथक्करण की बात करता है। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करता है। तो ये सभी जो आपका महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल हो जाएगा 249। अब समझिए, यहाँ पे संसद आया है तो संसद 3 चीज मिलकर बनता है। एक तो हो जाएगा लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट मैंने राष्ट्रपति। तो समझिए संसद कितना आर्टिकल में है? तो संसद आर्टिकल आपका 79 में है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। और आपका राज्यसभा हो जाएगा 80 में, 80 में और लोकसभा 81 में और प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में। समझिए कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो आर्टिकल 79 में हो जाएगा संसद। आपका राज्यसभा हो जाएगा आर्टिकल 80 में, लोकसभा हो जाएगा 81 में और प्रेसिडेंट हो जाएगा 42 में। अब बताइए कि समझते हैं हम लोग कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब जानना हम लोग को है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष किस आर्टिकल के तहत बनता है? तो आर्टिकल 64। देखिए आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होगा आपका कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आगे आइए, किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता है? किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 37। देखिए यहाँ आर्टिकल से बहुत सारे सवाल आए थे तो उसमें महत्वपूर्ण मैंने सवाल लिया है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता है, तो आर्टिकल 37। अब देखिए कि डीपीएसपी 36 से 51 के बीच है, तो यहाँ हम लोग 41 से 44 से 51 के बाद हम लोग बात कर लिए थे। अब 36 जानते हैं। 36 क्या है कि डीपीएसपी की परिभाषा के बारे में बोला गया है। 37 तुम लोग जान गए। यहाँ पे 38 ये जानना बहुत जरूरी है कि 38 क्या बोलता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है 38। 39 का ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समान न्याय एवं विधिक सहायता की बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख कहा गया। आगे सूडान में फंसे भारत नागरिकों के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? सूडान में फंसे भारत नागरिकों के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। अब हम लोग जानते हैं कावेरी के बारे में कि भारत की प्रमुख नदी कावेरी है। ये कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आपका फॉल है, एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये हो गया ऑपरेशन कावेरी। आगे आ जाइए, भारत संसद के नए भवन का डिजाइनर कौन है? भारत संसद के नए भवन का डिजाइनर कौन है? तो बिमल पटेल है। कौन है? बिमल पटेल है। लेकिन यदि सवाल इस तरह पूछता कि भारत संसद के नए भवन का बनाया कौन है, कौन कंपनी ठेका दिया गया था, तो था टाटा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सेवा सूचना केंद्र कहाँ है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सेवा सूचना केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। अब समझिए हैदराबाद के बारे में कि हैदराबाद कहाँ है। तो हैदराबाद अभी वर्तमान में, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, अभी वर्तमान में तेलंगाना में है। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा अमरावती। ये आपका हैदराबाद जो है, सो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। उससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जैसे ये बनता है इसकी राजधानी हैदराबाद होती है और आंध्र प्रदेश का अमरावती होती है। हैदराबाद कौन नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? समझिए, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी आकलन से। तो हम लोग जानते हैं पहले कि लकड़वाला कमेटी का जो बनाया कब गया था? 1993 में। अब देखिए कि गरीबी आकलन से एक और महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका नाम क्या है? तो विजय तेंदुलकर कमेटी। क्या नाम है? विजय तेंदुलकर कमेटी। आगे आइए, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से। पीएम कुसुम योजना का संबंध कृषि सौर पंप व्यवस्था से है। पहले इसको लाने का उद्देश्य एक ही है कि जो किसान भाई लोग हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से अपने पंप को चलाते हैं, इससे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है, तो उसको बचाने के लिए सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा और उससे ये चलाया जाएगा। तो पीएम कुसुम योजना है, इसका स्टार्ट कब हुआ हम लोग जानते हैं? तो 2019 में इसका स्टार्टिंग हुआ है। विश्व, अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो आईएलओ करता है। अब जानिए आईएलओ है क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपका आईएलओ है। आईएलओ का स्थापना कब हुआ? 1919 में, 1919 में। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है। तो आईएलओ का स्थापना कब हो गया? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और आईएलओ को नोबेल प्राइज कब मिला? तो इसके स्थापना के 50 साल बाद, यानी 1969 में। तो क्या हो गया? विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी कौन करता है? आईएलओ। और इससे जुड़ा हुआ फैक्ट था, ये आपको बता दिए। अगला, डिब्रू सोखोवा जैव उद्यान कहाँ है? डिब्रू सोखोवा जैव उद्यान कहाँ है? तो असम में। असम में, असम में और कुछ कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जैसे हो जाएगा आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे। और बताना आपको कि डिब्रू सोखोवा जो है भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। भारत में टोटल 18 का बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें शामिल है आपका डिब्रू सोखोवा। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 18 में सबसे छोटा कौन है? तो डिब्रू सोखोवा है। अगला क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन, अर्थ ओवर सूर्य दिवस का संबंध किससे है? तो अर्थ ओवर सूर्य दिवस का संबंध किससे है?
पर्यावरण क्षरण से है। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन ये झारखंड से है। नवपाषाणकालीन स्तर बुरुडी कहाँ है? नवपाषाणकालीन स्तर बुरुडी कहाँ है? तो ये हम गलती से लिख देते हैं, बुरुडी जो है आपका सिंहभूम में है। कहाँ है? सिंहभूम में। ये याद रखना है, बुरुडी और बानाघाट दोनों जो है नवपाषाणकालीन स्थल है और दोनों आपको कहाँ है? सिंहभूम में। प्रभावती गुप्त शासिका थी, कहाँ की? तो वकाटक वंश की। कहाँ की थी? प्रभावती गुप्त जो शासिका थी कहाँ की थी? वकाटक वंश की थी। हम लोग पहले जानते हैं प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त की पति थी। यहाँ पे आपका गुप्त वंश भी ऑप्शन था, तो नहीं मारना गुप्त वंश। गुप्त वंश की ये आपका पुत्री थी, चंद्रगुप्त उसके पिता का नाम था और वकाटक वंश में उनका शादी हुआ था। वकाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंद शक्ति है। उन्होंने कब किया था इसका स्थापना? तो 255 ईस्वी में किया था। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पिछला क्लास में हम लोग लिए थे उत्तराखंड पीसीएस में, ये सवाल वहां भी आया था कि नाटो के संदर्भ में कौन का कथन सही है? नाटो के संदर्भ में कौन सही है? तो छाटे दो ही ऑप्शन था इसमें। इसमें कुल 42 देश है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। तो देखिए ये तो सही है कि इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है, लेकिन इसमें कुछ 42 देश है, ये गलत है। अभी वर्तमान में इसमें टोटल 32 कंट्री है और 32वां कंट्री जो है आपका स्वीडन है। कहाँ है? स्वीडन है। और नाटो का स्थापना कब हुआ? तो 1949 में हुआ था। तो ये आपका महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन था। फिर से हम लोग रिविजन ले लेते हैं कि द कॉलेशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 44 में है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज्य के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 249 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 37 हो जाएगा। सूडान में फंसे भारतीयों को बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। भारत संसद के नए भवन का डिजाइनर कौन है? तो विमल पटेल है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सेवा सूचना केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में है। लक्कड़वाला समिति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा आपका गरीबी आकलन से। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो कृषि सौर पंप व्यवस्था से है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आईएलओ जारी करता है। डिब्रू सोखोवा जैव उद्यान कहाँ है? तो ये आपका असम में है। अर्थ ओवरशूट दिवस का संबंध किससे है? तो ये आपका पर्यावरण क्षरण से है। नवपाषाणकालीन स्थल बुरुडी कहाँ है? तो आपका सिंहभूम में है। प्रभावती गुप्त शासिका थी, कहाँ की? तो वकाटक वंश की। और लास्ट क्वेश्चन है, नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में इसमें 32 कंट्री है। 32वां कंट्री आपका स्वीडन है और इसका स्थापना 1949 में हुआ था। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।